पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 इयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। अभी डिफेमेशन का चैप्टर हम पढ़ने लगे हैं। डिफेमेशन का जो ये चैप्टर जो क्रिमिनल लॉ में पढ़ाया जा रहा है, इसी सेम को आप एज इट इज़ टॉर्ट के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। जो सेक्शंस इसके अंदर डाले गए हैं वो सेम आप टॉर्ट में भी डाल सकते हैं, क्योंकि सेम ही है दोनों में, फ़र्क कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है। और अगर आप अंदर से इसको रीडिंग देंगे टॉर्ट को भी और इसको भी, किसी भी बुक से भी, मैं ज़रूरी ये नहीं कह रही कि सिर्फ मेरे नोट्स है, कोई भी किताब उठा के देख लें, जो डिफॉर्मेशन आपको क्रिमिनल लॉ में पढ़ाया जा रहा है वही सेम टू सेम आपको टॉर्ट में भी मिलेगा। ठीक है। इसलिए आप एक ही तैयार कर लें जो आप दोनों में लिख सकते हैं। अच्छा, अब इसका एक क्वेश्चन आया है सप्ली एग्ज़ाम 2025 में। What does defamation means? Write down different exceptions by explaining each. दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। Define defamation, also discusses statutory exceptions. अच्छा, तो बेसिकली डिफॉर्मेशन का कुछ भी एक्स्ट्रा बातें लिखी है ना, जैसे कि कह रहे हैं डिस्कस स्टेटरी एक्सेप्शन वगैरह, या एक्स्ट्रा बातों में आपने तवज्जो नहीं देनी। अगर आपको दिख रहा है कि ये जस्ट डिफॉर्मेशन का चैप्टर पूछ रहे हैं, आप बस डिफॉर्मेशन पूरा उठा के लिखा है, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। और एक और चीज़ भी अब आपको लोगों को बता दूँ कि ये एक सवाल है, इसमें डिफॉर्मेशन के ऊपर कोई पॉइंट एडेड नहीं है, यानी कि इस पूरे सवाल में डिफॉर्मेशन का लफ्ज़ नहीं है। आपको यहाँ पे इस सवाल में वो चीज़ें ढूंढनी है जिससे डिफॉर्मेशन के टॉपिक को पहचाना जा सके। डिफॉर्मेशन एक ऐसा चैप्टर है जो हमें ये सिखाता है कि किसी इंसान की झूठी बातों से किसी की इज़्ज़त ख़राब हो जाए, यानी कि झूठी स्टेटमेंट या बातों से किसी की इज़्ज़त ख़राब हो जाए, रेपुटेशन इंजर हो जाए, रेपुटेशन पे इंजरी हो। रेपुटेशन पे इंजर होने का मतलब ये है कि किसी की इज़्ज़त ख़राब हो जाए, ठीक है, या डैमेज हो जाए रेपुटेशन। तो यहाँ पे गौर करें कि इज़ इट an offense to extend threat to injure the reputation of a deceased person in which the person so threatened is interested. अब यहाँ पे देखें डिफॉर्मेशन का तो जिक्र नहीं है, लेकिन उसकी जगह इंजर द रेपुटेशन का सवाल आया। ठीक है, कि आपसे वो कह रहे हैं कि क्या किसी बंदे को जो है रेपुटेशन के बारे में कहना चाहिए कि हम तुम्हारी रेपुटेशन ख़राब कर देंगे, कि जो बंदा ऑलरेडी फोत हो चुका है, क्या उसके ऊपर आप डिफॉर्मेशन कराना चाहते हैं? क्या इस चीज़ को गलत माना जाएगा? बेसिकली आसान अल्फाज में कह रहे हैं कि जो बंदा अभी रिसेंटली फोत हुआ है, क्या आप उसके ऊपर गलत बात जो करेंगे, झूठी बातें फैलाएंगे, तो क्या इस चीज़ को भी क्राइम कंसिडर किया जाएगा? तो यहाँ पे बेसिकली ये इनडायरेक्टली डिफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इस सवाल को कैसे दिया जाएगा, अटैम्प्ट कैसे किया जाएगा। आपने कोई ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें डिफॉर्मेशन का पूरा चैप्टर एज़ इट इज़ उठा के लिख दें, एग्जामिनर आपको पास कर देगा। क्यों पास कर देगा? क्योंकि आपने आंसर वही किया है जो सवाल में मौजूद है। ठीक है, क्योंकि ज़रा हर स्टूडेंट के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती, अक्लमंद इतना कोई नहीं होता कि वो इतना डीपली क्वेश्चन के हिसाब से ही जवाब दे। अगर आप उतना ही जवाब दे दें ना जितना आपको डिफॉर्मेशन का पता है, सारी हेडिंग्स उसकी डाल दें, डिफॉर्मेशन की सारी मालूमात डाल दें, अब वो चीज़ ना भी बताएं जो क्वेश्चन में दी गई है, आपको पास कर दें। क्योंकि देखें ना, सवाल डिफॉर्मेशन के साथ मैच कर रहा है। डिफॉर्मेशन का भी यही मतलब है, किसी इंसान के बारे में आपने झूठी बात फैलाई है जिससे उसकी इज़्ज़त ख़राब हो गई है, यही बात यहाँ पर लिखी है। वैसे तो सवाल थोड़ा डिफरेंट अंदाज में बोला गया है कि अगर आप किसी मरे हुए बंदे की इज़्ज़त ख़राब करें तो क्या ये चीज़ लॉ के अंदर जायज़ समझी जाएगी, क्या इसको भी क्राइम समझा जाएगा? ये तो ज़्यादा डीप पूछ रहे हैं, आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डिफॉर्मेशन का चैप्टर एज इट इज़ उठा के लिख दें। अब हम डिफॉर्मेशन के इंट्रोडक्शन को लिखते हैं। मैंने खैर इंट्रोडक्शन 2 लाइन्स का लिखा है, आप कोशिश क्या करें थोड़ा इंट्रोडक्शन लंबा लिखा करें। ठीक है। डिफॉर्मेशन मीन्स मेकिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट दैट हार्म्स अनदर पर्सनस रेपुटेशन। द इंजर्ड पर्सन कैन टेक लीगल एक्शन। डिफॉर्मेशन का मतलब है कि आप किसी के बारे में कोई फॉल्स का मतलब है झूठी बात फैला रहे हो, जिस झूठी बात से अगले पर्सन की इज़्ज़त ख़राब हो रही है। इस कॉन्सेप्ट को हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, झूठी बात फैलाने से इज़्ज़त ख़राब होना, इसको हम डिफॉर्मेशन कहते हैं। और जिस बंदे की इज़्ज़त ख़राब हुई है उसको लॉ ने इजाज़त दिया है कि वो आपसे, जिसने मिसाल के तौर पे आपने अगर किसी के साथ इस तरह कर दिया है, अल्लाह ना करे, तो वो पर्सन जिसकी इज़्ज़त ख़राब हुई है वो पर्सन आपको कोर्ट में लेकर जाके आपसे कह सकता है कि आपने डिफॉर्मेशन किया तो आप पैसे दो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। अब हमारे पास रेलेवेंट लॉज आ जाते हैं। आपने बताना है कि इसमें डिफॉर्मेशन का पूरा एक किताब बनी है। देखिए पीपीसी तो आपको पता ही है, पेरा की किताब है, राइट? बिल्कुल वैसे ही डिफॉर्मेशन की भी एक पूरी किताब है जो कि 2002 में बनाई गई थी। उसके अलावा पीपीसी की इन सेक्शंस में आपको डिफॉर्मेशन के बारे में मिलेगा,
उसके अलावा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के स्केड्यूल 2 में भी आपको डिफेमेशन के बारे में मिलेगा। तो इनको आपने याद रखना, यही सेम सेक्शंस आपने उठा के टॉर्ट्स के अंदर भी, टॉर्ट वाले सवाल में भी लिख देना। अगर डिफेमेशन को उधर भी आया तो यही सेम सेक्शन, यही सेम सारे अल्फाज जो यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं एज इट इज़ उठा के उसमें भी डाल देने हैं। अब हम मीनिंग पढ़ते हैं डिफेमेशन का। आपने बताना है डिफेमेशन का मतलब है पब्लिकली किसी बंदे के बारे में कोई बुरी बात जो है बताना। जैसे कि चाहे तो आप सोशल मीडिया पे एक पब्लिक पोस्ट डाल दें किसी के बारे में झूठी कि इसने ये हरकत की है, ये बंदा ऐसा है, झूठी बातें पब्लिकली आप पोस्ट कोई डाल रहे हो या पब्लिक में अनाउंसमेंट कर रहे हो, या फिर किसी इंसान से बात करके उसको उस गलत बातें बता दें किसी बंदे के बारे में जो कि झूठी हैं। तो इसमें दो तरीके से बताया कि या तो अखबार में आप कोई बात छाप दो या फिर किसी से बात करो उस बंदे के बारे में। तो इन दोनों सिचुएशन में आपकी झूठी बात की वजह से उस बंदे की रेपुटेशन, जो उसने अच्छी रेपुटेशन बनाई है, वो डैमेज हो जाए, इस पूरी चीज़ को हम डिफेमेशन कहते हैं। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं डिफेमेशन किस तरह की होती है। एक एग्जांपल ये है कि फॉल्स स्टेटमेंट दैट लोअर्स अ पर्सनस रेपुटेशन। डिफेमेशन का मतलब है कि ऐसी झूठी बात जिससे किसी की रेपुटेशन कम हो जाए, यानी कि जहाँ लोग पहले उसकी इज़्ज़त करते थे, उस झूठी बात फैलाने की वजह से, उस बंदे की जो झूठी बात फैलाई गई है, अब लोग उसकी इज़्ज़त कम कर रहे हैं। ठीक है, ये भी डिफेमेशन होता है। उसके अलावा स्टेटमेंट कॉजिंग पीपल टू डिसलाइक और अवॉइड यू, कि ऐसी बात फैलाएगी आपके बारे में कि जो लोग आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपके साथ रहते हैं या जहाँ ऑफिस में आप काम कर रहे हैं, आपकी झूठी बात फैलाने की वजह से वो सारे लोग अब आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं। पहले ही आपसे बात करते थे आपके कॉलेज के दोस्त, आपके सारे ऑफिस में वर्कर्स, लेकिन आपकी जो गलत बात फैलाई गई है अब वो सारे आपको अवॉइड कर रहे हैं, आपसे नफरत करने लग गए हैं। ठीक है, ये भी एक चीज़ होती है डिफेमेशन में। और जो बात ज़ाहिर है आपके बारे में फैलाई गई है वो झूठी है। फिर आगे आता है फॉल्स क्लेम डैमेजिंग अ पर्सन प्रोफेशन एंड बिजनेस। और डिफेमेशन में आप ये भी बता सकते हैं कि ऐसी झूठी क्लेम्स या ऐसी झूठी बातें बताई जाती हैं एक पर्सन के बारे में जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाए और उसका बिज़नेस भी सही ना चले। ज़ाहिर है एक बंदा जब कोई बिज़नेस रन करता है, उसकी अगर कोई रेपुटेशन इस तरह से ख़राब करे तो फिर ज़ाहिर है उसका नुकसान होगा बाद में। ठीक है, मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी के बिज़नेस के बारे में या किसी पर्सन के बारे में गलत बात बोलेगा, जिस पर्सन के बारे में गलत बात बोलेगी वो कोई बिज़नेस रन कर रहा है तो उसका बिज़नेस भी नहीं चलेगा, क्योंकि ज़ाहिर है उसके बारे में जो बातें फैलाई गई हैं गलत, तो बाकी लोग उस बंदे के पास आके इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, उसको पैसे नहीं देंगे, उसका बिज़नेस नहीं ग्रो करेगा। तो इसी वजह से डिफेमेशन एक अच्छी चीज़ नहीं होती, इस चीज़ को डिफेमेशन कहते हैं। अब हम डिफेमेशन की डिफरेंट टाइप्स देखते हैं। दो टाइप्स हैं, पहली है लेबल, दूसरी है स्लैंडर। लेबल एंड स्लैंडर का अब हम फ़र्क जानते हैं। लेबल का मतलब है कि कोई चीज़ किसी के बारे में गलत बात टाइप करके अखबार में पोस्ट कर दी हो या फिर टाइप करके सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दी हो, जैसे कि ट्विटर हो गया, व्हाट्सएप स्टेटस हो गया, इंस्टाग्राम या फेसबुक की कोई पोस्ट हो गई जिसमें आपने किसी बंदे के बारे में कोई झूठी बात डाल दी है। लिख के कोई चीज़ लिख के डाली जाए, चाहे वो अखबार पर डाली गई है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे, तो इसको कहते हैं लेबल, जिसके ज़रिए लोग देखें और लोग फिर उसके बारे में गलत बातें सोचें, क्योंकि आपने झूठी बात चढ़ाई है उस सोशल मीडिया के ऐप पे या फिर अखबार में। इसके अलावा स्लैंडर का मतलब है किसी बंदे के बारे में गलत बात या झूठी बात फैलाना, अगले को उसके कान में जाके बता देना किसी ये तो ऐसा है, या कॉल पे बता देना, यानी कि मुंह से बोल के जो बात बताई जाए किसी के बारे में जो झूठी हो जिससे उसकी रेपुटेशन ख़राब हो, इसको स्लैंडर कहते हैं। यहाँ देखें ये पर्सन इस औरत को कह रहा है कि फ़लाँ बंदा जो हमारे साथ वर्क करता है वो बैंकरप्ट हो गया है। बैंकरप्ट का मतलब है कि उसकी जॉब चली गई है, उसके पास कोई पैसे नहीं है, कोई ज़मीनें नहीं है, वो बिल्कुल गरीब हो गया है, जिससे अब ये बंदा क्या कर रहा है, उस बंदे के बारे में बेइज्जती कर रहा है, नेगेटिव चीज़ें फैला रहा है। ज़रूरी तो नहीं है कि वो बंदा बैंकरप्ट हो, क्या बंदा ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल के उसकी बेइज्जती कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से ये स्लैंडर से भी डिफेमेशन होती है। अच्छा, आगे आता है हमारे पास व्हाट मस्ट हैपन फॉर द डिफेमेशन टू बी ट्रू। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो पॉइंट्स डाले गए हैं 1 2 3 4 5 6, इन 6 पॉइंट्स में ये बताया गया है कि अगर आप पे किसी ने डिफेमेशन कर दी है, आपकी रेपुटेशन अगर ख़राब कर दी है, आप उस बंदे को जब कोर्ट लेके जाओगे तो कोर्ट लेके जाने के बाद क्या चीज़ें प्रूफ करनी पड़ेंगी आपको, वो बातें यहाँ बताई गई हैं। ठीक है, पहली चीज़ ये है
कि आपके बारे में किसी ने कोई बात अखबार में प्रिंट की, जैसे कि यहाँ पे आप तस्वीर में देखें कि इस बंदे के बारे में स्कैंडल प्रिंट किया गया है। स्कैंडल मीन्स कि इस बंदे ने कुछ गलत किया है, कोई गलत काम किया है, झूठे, यानी कि इस बंदे की तस्वीर डाल दी है और आगे से उसके बारे में झूठी बातें यहाँ लिख दी कि ये करप्शन करता है या ये है या वो है, झूठी चीज़ें प्रिंट कर दी हैं अखबार में, ठीक है। या तो इस तरह से आपकी डिफेमेशन हुई हो, या फिर मुंह से बोल के किसी ने आपकी डिफेमेशन की हो। तो ये चीज़ यहाँ पे आपने बतानी है कि आपने ये प्रूफ करना है कि आपके बारे में कोई चीज़ लिखी गई है, कोई चीज़ प्रिंट हुई है किसी किताब में, या फिर किसी ने आपकी पब्लिक में सबके सामने बेइज्जती की है, या फिर टीवी में आपने अपने बारे में कुछ सुन लिया है, या फिर आपने अपनी लाइफ के ऊपर कोई मूवी बनी देखी है और आपको शक हो रहा है कि इस बंदे ने जो मूवी बनाई है वो मेरे ऊपर बनाई है, ठीक है। जैसे कुछ होते हैं सेलिब्रिटीज़ जिनके ऊपर मूवीज़ बनती है, तो अगर उनकी परमिशन के बगैर वो मूवी बन रही है तो ज़ाहिर है फिर वो चीज़ डिफेमेशन की कैटेगरी में भी आ सकती है, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट बातें भी शेयर होती हैं मूवीज़ में। अच्छा, अब आता है तो स्टेटमेंट वाज हार्मफुल। पहली चीज़ आपने ये प्रूफ करनी है कि आपके बारे में किसी ने कोई चीज़ लिखी या प्रिंट की या बोली या टीवी या मूवी पे वो आई है। दूसरी चीज़ आपने ये प्रूफ करनी है कि उस स्टेटमेंट से, उस बात से आपको हार्म पहुंचा है। हार्म का मतलब है नुकसान पहुंचा है। नुकसान कैसे पहुंचा है? कि लोग आपसे नफ़रत करने लग गए हैं, लोग आप पे हंसना शुरू हो गए हैं, आपके बिज़नेस को हर्ट हुआ है। बिज़नेस को हर्ट का मतलब है कि बिज़नेस में नुकसान हुआ है, लोग आपको अवॉइड करना शुरू हो गए हैं। तो इस तरह से भी आपने प्रूफ करनी है बातें। फिर उसके अलावा तीसरी चीज़ आपने ये प्रूफ करनी है कि वाकई में वो आपके ऊपर ही बात की गई हो। ऐसा ना हो कि आप कोर्ट में जाएं उस बंदे को लेके, बाद में पता चले कि जितनी भी बातें बोली गई थी वो आपके बारे में नहीं थी, किसी और पर्सन के बारे में थी। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ये गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए आपके पास श्योरिटी हो कि जो भी बंदा आपका बेइज्जती कर रहा है वो आपकी ही कर रहा हो, ऐसा ना हो किसी और की कर रहा हो और खाम खा फिर बात बढ़े। फिर आता है तो स्टेटमेंट वॉज शेयर्ड विद अदर, और आपने ये चीज़ भी प्रूफ करनी है 4th नंबर पे कि आपके बारे में झूठी बातें कोई और पर्सन या तो टाइप करके या फिर बोल के आपके बारे में बता रहा है अगले को, ठीक है। और आपने ये चीज़ भी बतानी है कि आपने वो बात कैसे जानी, कि आपको पता कैसे चला कि फ़लाँ बंदे ने आपकी बेइज्जती की है। तो आपने प्रूव करना है कि मैंने ये चीज़ कहीं पे सुनी थी या रीड की थी। अच्छा, वो जो चीज़ जो सुनी थी या रीड की थी वो भी प्रूफ करनी है कि कहाँ पे सुनी है, किस जगह से रीड की है, वो प्रूफ साथ लेके आना पड़ेगा कोर्ट में। फिर आगे आता है द स्टेटमेंट वॉज फॉल्स। जो आपके बारे में बातें बोली गई हैं वो झूठी हों। देखिए, अगर वो बातें सच्ची हुई, यानी कि वाकई में आप में वो सारी आदतें हैं जिसकी वजह से लोग आपको अवॉइड कर रहे हैं और आपके बारे में वो सच्ची बातें फैला रहा है, फिर तो ये डिफेमेशन का केस बनता नहीं है। लेकिन अगर वो बात सारी झूठी थी जो आपके बारे में फैलाई गई और लोग आपसे नफ़रत कर रहे हैं, आपको अवॉइड कर रहे हैं, और वो झूठी हैं बातें सारी जिसकी वजह से लोगों पे आपका बुरा असर पड़ रहा है या रेपुटेशन ख़राब हो रही है, तब ही इसको डिफेमेशन का केस माना जाएगा। और ये चीज़ आपने प्रूफ करनी होगी कोर्ट में कि ये जो भी बातें बोली गई हैं ये सारी झूठी हैं और आप वाकई में एक अच्छे इंसान हो, और जो बातें गलत फैलाई जा रही हैं वो गलत हैं, झूठी बातें, आप में वो सारी चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट पॉइंट इसमें देना है, देयर वॉज नो गुड एक्सक्यूज़। लॉफुल रीजंस का मतलब ये है कि एक बंदे ने अगर आपकी बेइज्जती की है तो वो इलीगल रीजंस की वजह से या रॉन्ग रीजंस की वजह से ही आपकी बेइज्जती करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि रॉन्ग रीजंस का मतलब क्या। रॉन्ग रीजंस ये है कि एक बंदा जो आपके ऑफिस में काम कर रहा है, आप भी उस ऑफिस में काम करें, अगर वो आपसे जलता होगा तो वो जलन की वजह से आपकी बेइज्जती करेगा, आपके बारे में उल्टी सीधे बातें जो आप में हैं ही नहीं, झूठी बातें फैलाना शुरू कर देगा। तो ये क्या हुआ, बदला ले रहा है आपसे, या फिर आपसे जेलसी में वो इस तरह की चीज़ें कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो जेलसी में कर रहा है तो फिर ये एक लॉफुल रीज़न नहीं है, ये एक इलीगल और नेगेटिव चीज़ है जो करनी किसी को नहीं चाहिए। अगर चीज़ लॉफुल है, लॉफुल का मतलब ये है कि अगर उस बंदे ने जो भी बातें फैलाई हैं आपकी मर्ज़ी से की हैं, उसको पता है, मतलब आपको अच्छे से पता है कि ये बंदा मेरे बारे में ये चीज़ें कह रहा है और आपको खुद आपने उसको अलाउ किया या आपने खुद ही उसको कहा ये सब करने के लिए, तो इसका मतलब ये कि उस बंदे ने करना नहीं था, आपके कहने पे वो कर रहा है, तो ये एक लॉफुल रीज़न ये भी बन सकता है। और वो प्रूफ भी देते हैं कि आपने वाकई में उसको पैसे दिए हैं आपकी बदनामी करने के लिए, उसने आगे से पैसे आपको दिए कि मेरी बेइज्जती करो। अगर वो प्रूफ कर देना तो फिर डिफेमेशन का केस अपने आप कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर वो बंदा कोर्ट में ये कह देता है कि मुझे इससे जलन हुई थी इसलिए मैंने इसकी बेइज्जती कर दी, तो वहाँ फिर कोर्ट उसको कहेगी कि आपने इसकी इज़्ज़त ख़राब की है, आपने झूठी बातें फैलाई हैं, अब आप इसको पैसे दें, ठीक है। तो इसके पास कोई लॉफुल रीज़न नहीं होगा और इसने सीधा कह दिया कि मैंने बदले की वजह से या जलन की वजह से ये सब किया है,
तो अपने आप ही कोर्ट पैसे मांगेगी। लॉफुल रीज़न का मतलब है कि उस बंदे की नीयत भी गलत ना हो, उसने जान की भी ना किया हो, कोई और इसे करवा रहा है, तो फिर वहाँ ये लॉ की हेल्प लेके अपने आप को भी बचा सकता है, इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी डिफेमेशन के पैसे देने की। ठीक है, अच्छा अब हम सबसे पहले लेबल को समझते हैं कि लेबल क्या होता है। लेबल का मतलब है कोई चीज़ लिखी हो आपके बारे में गलत, जो झूठी हो, या आपके बारे में किसी ने कोई चीज़ प्रिंट कर दी हो अखबारों में या किताबों में, और वो जो चीज़ प्रिंट जो हुई है वो पब्लिश हुई हो। पब्लिश का मतलब ये है कि लोगों तक गई है, लोगों ने उस चीज़ को पढ़ा है आपके बारे में, सारा जो भी झूठा है। अच्छा, इसकी एग्जांपल आप दे सकते हैं कि न्यूज़पेपर में भी प्रिंट हो सकता है आपके बारे में, बुक्स में प्रिंट हो सकता है, टीवी में भी लिखी हुई चीज़ें आ सकती हैं, सोशल मीडिया इंटरनेट की यहाँ पे बात हो रही है तो यहाँ पे आप समझ लें सोशल मीडिया की बात हो रही है कि आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जो भी यूज़ करते हैं उसमें भी कोई चीज़ आपके बारे में लिखी हुई आ रही है, तो ये सारा लेबल की कैटेगरी में आता है। अब इसकी कंडीशंस आप बता सकते हैं। लेबल जो है वो झूठा होना चाहिए, फॉल्स स्टेटमेंट होनी चाहिए यानी कि झूठी। उसके अलावा लेबल जो है वो रिटन होना चाहिए, पब्लिश होना चाहिए। रिटन का मतलब ये है कि जो लेबल की कंडीशन है कि वो चीज़ लिखी हो और पब्लिश हो। देखिए अगर वो चीज़ पब्लिश नहीं है, किसी ने सिर्फ आपके बारे में कुछ लिखा है और लोगों को इसके बारे में नहीं पता, ना ही लोगों को दिखाएगी है वो बात, फिर तो डिफॉर्मेशन का केस बनता ही नहीं है। लेकिन अगर आपके बारे में कोई चीज़ लिखी गई है और लोगों को वो दिखाई गई है, फिर डिफॉर्मेशन के अंदर वो चीज़ आती है। उसके अलावा उस चीज़ की वजह से आपकी रेपुटेशन भी ख़राब हुई हो। यहाँ पे इस बंदे को देखें, ये बंदा लेबल कर रहा है, क्या कर रहा है कि एक पर्सन के बारे में फेक बातें सारी लिख रहा है एक वेबसाइट पे, तो ये यहाँ पे क्या कर रहा है, ये लेबल कर रहा है। ठीक है, इसी को लेबल कहते हैं कि आप सोशल मीडिया पे किसी बंदे के बारे में कोई ऐसी बात डाल दो कि दुनिया उसको देखे और फिर दुनिया उस बंदे के बारे में गलत सोचना शुरू कर दे, और ज़्यादा जो बातें हमने लिखी हैं वो सारी झूठी हैं, जिससे लोग भी नफरत आपसे करने लग गए हैं, और फिर इससे क्या हो रहा है, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो रही है। अच्छा, रेपुटेशन जब ख़राब होती है उसके नुकसानात क्या होते हैं, स्टूडेंट सक्सेस का पूछते हैं। देखिए रेपुटेशन जब ख़राब होती है, आपको कोई जॉब पे नहीं रखना चाहेगा, आपसे कोई शादी नहीं करना चाहेगा, आपके साथ लोग बिज़नेस नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि लोगों को लगेगा आप वाकई में वैसे ही इंसान हो जिस तरह की गलत बातें आपके लिए फैलाई गई हैं झूठी। तो इसीलिए झूठी बात फैलाना बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, कोई छोटी बात नहीं है, इससे बहुत कुछ नुकसान इस तरह से होता है, जॉब्स नहीं मिलती अच्छी जगह पे क्योंकि वहाँ तक बात फैल जाती है आपके बारे में। उसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है। अच्छा, लेबल बाय इन्यूडो, ये एक बेसिकली लैटिन ज़बान है ना, इसलिए मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। इसको कहते हैं इन्यूडोन। अच्छा, वर्ड विद अ हिडन डिफेमेटरी मीनिंग। अच्छा, ये वाली लेबल कौन सी होती है, ये वो वाली लेबल होती है जिसमें एक बंदे के बारे में एक स्टेटमेंट लिखी जाती है, एक बात लिखी जाती है, एक लाइन लिखी जाती है, और उस लाइन के अंदर आपकी जो बेइज्जती है, जो डिफेमेशन है, वो हिडन अंदाज में लिखी जाती है। यानी कि जो समझदार होते हैं ना लोग, वो उस स्टेटमेंट को पढ़ के समझ आते हैं कि इस बंदे के बारे में बहुत बुरी बात बोली गई है, लेकिन वो इस अंदाज में लिखी जाएगी बात कि वो हिडन होगी, सामने से नहीं दिखेगा कि बेइज्जती हो रही है, लेकिन जो ज़्यादा समझदार होगा या जिसको नॉलेज अच्छा होगा वो आराम से पढ़ लेगा कि अच्छा इसमें फ़लाँ बंदे की बेइज्जती हो रही है। तो ये होता है लेबल बाय नहीं पढ़ा जा रहा, छोड़ देते हैं इसको। फिर आता है सिलेंडर। सिलेंडर आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था कि ज़ुबानी मुँह से बोल के किसी की बेइज्जती फैलाना या बेइज्जती करना। इसकी कंडीशन क्या है कि एक तो झूठी हो बात जो आप फैला रहे हो, उसके अलावा मुँह से बोली जाए, उसके अलावा रेफर टू द इंजर्ड पर्सन, और जो भी बातें आप बोलो उस पर्सन के बारे में बोलो जिसको आप टारगेट कर रहे हो, जिसकी इज्जत ख़राब करना चाह रहे हो। नो लॉफुल एक्सक्यूज़, और आपके पास कोई लॉ का कोई रीज़न ना हो, आप जो भी कर रहे हो बदले की वजह से कर रहे हो। ठीक है, इसमें सिलेंडर पर सी भी आता है। डैमेजेस इज़ प्रिज्यूम्ड व्हेन, अब सिलेंडर पर सी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है एक्यूजिंग समवन ऑफ अ सीरियस क्राइम। ये सिलेंडर पर सी कहता है कि किसी बंदे पे क्राइम का, बहुत ही कोई सीरियस क्राइम का जो है इल्ज़ाम लगा देना। एक्यूज़ का मतलब है इल्ज़ाम लगा देना कि फ़लाँ बंदे ने ये क्राइम किया होगा, आपको अच्छे से पता उसने ये क्राइम नहीं किया, फिर भी आप उस पर इल्ज़ाम पब्लिकली सबके सामने लगा रहे हो। ये चीज़ आती है स्लैंडर पर सी में। फिर आता है क्लेमिंग अ कॉन्टेजियस डिजीज़, और पब्लिक में ये कह देना ये बंदा, इसको बड़ी गंदी बीमारी लगी हुई है। ठीक है, झूठी, ये भी बहुत बुरी बात है, ये लोग करते हैं। डैमेजिंग प्रोफेशनल रेपुटेशन, कि पब्लिकली बातें बोल के किसी की प्रोफेशनल रेपुटेशन ख़राब कर देना ताकि इसकी जॉब ना चल सके। एक्यूजिंग अ वुमन ऑफ एडल्टरी, और एक औरत के ऊपर जिना का इल्ज़ाम लगा देना। एडल्टरी को कहते हैं जिना। एक्यूजिंग का मतलब है इल्ज़ाम लगाना। इंसल्टिंग कास्ट और कम्युनिटी, या फिर पब्लिक में बैठ के
सोशल मीडिया पे बैठ के किसी कास्ट को या किसी ग्रुप के लोगों को बुरा भला कहना कि अच्छे नहीं है, इनकी नस्ल ऐसी है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप तस्वीर में देखें कि एक बंदा है, एक पॉलिटिशियन है, जो फ़लाँ पॉलिटिशियन के बारे में गलत बातें बोल रहा है कि ये झूठा है, धोखेबाज है, ताकि जो पब्लिक है वो इस बंदे की बातों पे भरोसा करे और इस बंदे से दूर हो जाए। तो इसी को कहते हैं स्लैंडर, कि आप अगले पे इस हद तक बुरे बातें या इल्ज़ाम ऐसे लगा दो झूठे कि दुनिया जो है उस बंदे से भी नफ़रत करे जिस पे इल्ज़ाम लगाए गए हैं झूठे। फिर आता है एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन। अब डिफेमेशन के कुछ ज़रूरी एलिमेंट्स हैं, इसके ऊपर सवाल पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा प्लीज़ एक्सप्लेन द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ डिफेमेशन। एलिमेंट्स का मतलब ये है कि डिफेमेशन करने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए कि वाकई में डिफेमेशन हुई है। इसके बारे में ऊपर से भी कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि ऊपर मैंने बताया कि जो भी बातें हों वो झूठी हों, या तो लिखी हों या तो बोली गई हों, और उन बातों से क्या हो, आपकी रेपुटेशन ख़राब हो। तो ये 3 चीज़ें मैंने जो बताई हैं, यही चीज़ आपकी मेन एलिमेंट्स हैं। उन्हीं के बारे में यहाँ पे लिखा है कि जो स्टेटमेंट है वो बनाई गई हो, यानी कि जो बातें आपने बोली हैं वो सच्ची नहीं है, झूठी हैं, यानी कि खुद से आपने बनाई हो और अगलों को फैला दी हो कि ये बंदा बुरा है, जबकि हकीकत में वो बातें एग्जिस्ट नहीं करती, आपने खुद से बनाई हैं उसके अलावा। तो स्टेटमेंट वॉज हार्मफुल। तो स्टेटमेंट वॉज हार्मफुल का मतलब है कि जो भी बातें आपने उस बंदे के लिए बनाई हैं जहन में, उससे तकलीफ़ पहुँची हो। इट रेफर्ड टू द प्लेंटिव, और जो बातें आपने बोली हैं वो किसी प्लेंटिव या किसी बंदे को टारगेट करती हों। इट वॉज कम्युनिकेटेड टू अदर्स, और जो बातें हैं वो दूसरों तक आपने पहुंचवा दी हों उसके बारे में, और जो बातें आपने अगलों को पहुंचाई हैं वो झूठी हों सारी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था। नो लॉफुल जस्टिफिकेशन एग्जिस्टेड, और आपके पास कोई रीज़न भी ना हो, बल्कि सिवाय रिवेंज और गलत चीज़ों के कोई अच्छा रीज़न ना हो कि आपने क्यों उस बंदे की इस तरह की बेइज्जती की है। ये मेन एलिमेंट्स, अगर ये सारे नहीं भी याद रहते कोई मसला नहीं है। 3 पॉइंट्स मैंने शुरू में ही बता दिए थे कि आपने जो है कोई स्टेटमेंट, कोई बात बोली हो और वो बात जो है झूठी हो। नंबर 1 पे आएगा फॉल्स स्टेटमेंट, ये सबसे मेन एलिमेंट है इस डिफेमेशन का। दूसरा एलिमेंट ये है कि आपने वो बात या तो प्रिंटेड फॉर्म में लेबल की शक्ल में भेजी हो अगले को, या स्लैंडर की शक्ल में। तीसरी जो सबसे ज़रूरी है इसके बाद वो है रेपुटेशन उससे ख़राब हुई हो। तो ये चीज़ें भी अगर लिख देते हैं ना इस एसेंशियल्स में तो काफ़ी होगा, ज़्यादा ना भी लिखें तो भी इनफ है। फिर आता है स्लैंडर ऑफ टाइटल, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अनदर पर्सनस प्रॉपर्टी कॉजिंग फाइनेंशियल लॉस। कि आप किसी बंदे के घर के बारे में ये बातें फैला दो कि ये जो घर है इसमें भूत रहते हैं, इस घर में इतने भूत हैं कि कोई इंसान इधर रह नहीं सकता, जबकि ऐसा है नहीं, बट कोई बंदा इस तरह की बातें फैला रहा है। अच्छा, उस बंदे को अच्छे से पता है कि ये बातें मैं फैलाऊंगा कोई इस घर को ख़रीदेगा नहीं, अपने आप ही इस घर की मार्केट वैल्यू ड्रॉप हो जाएगी। यानी कि अगर ये घर 10 करोड़ का बिक रहा है, जब भूत बंगला इसको बना दिया जाएगा, भूत बंगले की बातें इस पर बना दी जाएंगी झूठी सारी, तो ये 10 करोड़ की बजाय मुश्किल से ये 1 करोड़ का बिक रहा होगा। कोई इसको 1 में भी नहीं लेना चाहेगा। जहाँ पहले इसकी 10,000 वैल्यू थी, इतना ज़्यादा पे मिल रही थी इसको, अपने आप ही ये 1 करोड़ में आ जाएगा। अब आप सोच रहे होगे कि बंदे को क्या फ़ायदा मिल रहा है इसके किसी की प्रॉपर्टी को इस तरह से बदनाम करके। ज़ाहिर है जिस बंदे ने बदनामी की है कि इसमें भूत रहते हैं, वो खुद ख़रीदना चाह रहे हैं इस घर को 1 करोड़ में। ज़ाहिर है वो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो फिर वो इस तरह की बातें फैलाना शुरू कर देते हैं ताकि प्रॉपर्टी डैमेज हो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी की प्रॉपर्टी को डैमेज किया जा रहा है। तो जब प्रॉपर्टी डैमेज हो रही हो ना, तो उस पर आपके लिखेंगे स्लैंडर ऑफ टाइटल। ठीक है, टाइटल कहते हैं उस जो प्रॉपर्टी है ना, वो एक टाइटल है। ठीक है, कि ये प्रॉपर्टी इस बंदे की है। आप क्या कर रहे हो, उसकी प्रॉपर्टी को टारगेट कर रहे हो, उसके टाइटल को टारगेट कर रहे हो कि ये जो इसका घर है, ये जो इसकी गाड़ी है, ये जो इसकी फ़लाँ चीज़ है, इसमें फ़लाँ ख़राबी है, और आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंटली अगले बंदों को कन्विंस कर रहे हो कि इसमें फ़लाँ ख़राबी है। जिससे क्या हो रहा है कि जिस प्राइस पे वो प्रोडक्ट या चीज़ या घर बिकनी चाहिए, उससे कम प्राइस में भी कोई ख़रीदना अब नहीं चाह रहा उसको, क्योंकि गलत बातें फैला दी गई हैं झूठी उस पर। फिर आता है एग्जाम्पल, आप इस पर एग्जाम्पल दे सकते हैं कि फॉल्स क्लेम, झूठी बातें फैलाई गई हैं कि एक घर जो है कम प्राइस में बिके। यानी कि आप इसमें, वैसे खैर हॉन्टेड हाउस का मैंने जिक्र नहीं किया, आप इसमें लिख दीजिएगा कि एक घर के बारे में झूठी बात, फॉल्स क्लेम किए गए, या एक घर के बारे में फॉल्स स्टेटमेंट दी गई ताकि उस घर की प्राइस ड्रॉप हो जाए, और वो इस तरह से। आगे आता है ट्रेड लेबल, स्लैंडर ऑफ गुड्स, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट अदर पर्सनस प्रोडक्ट और बिजनेस। अब ये ट्रेड लेबल में क्या होता है कि आप अगले पर्सन के प्रोडक्ट के ऊपर गलत बातें लिखना शुरू कर दो। अब स्लैंडर में क्या हो रहा है, आप ज़ुबानी मुँह से बोल के अगले के घर की प्रॉपर्टी की बेइज्जती कर रहे हो। लेकिन यहाँ क्या है, ट्रेड लेबल का मतलब ये है, लेबल होता है टाइप करके कुछ बताना,
ठीक है। जैसे मैंने ऊपर स्टार्टिंग पे टाइप्स बता दी थी कि लेबल होता है टाइप करके कोई चीज़ लिख के अगले की बेइज्जती करना। यहाँ पे सपोज एक बंदे का प्रोडक्ट है ना, आपको उससे वैसी जलन हो रही है, तो आप क्या करोगे, उस बंदे के प्रोडक्ट के नीचे कमेंट सेक्शन में जाके बेइज्जती स्टार्ट कर दोगे, इस बंदे का प्रोडक्ट इतना गंदा है, चलती ही नहीं है चीज़ें, और फिर दूसरी आईडी से आगे दोबारा से कमेंट कर दो, हाँ भाई तुम सही कह रहे हो, इसका प्रोडक्ट वाकई में बुरा है। तो लोग जो ज़ाहिर है नए आएंगे, वो प्रोडक्ट्स के जब कमेंट्स देखेंगे तो अपने आप ही उनका भी दिल गंदा हो जाएगा, वो भी कहेंगे ये वाकई में, अगर बाकी लोग कमेंट्स इस तरह के कर रहे हैं तो वाकई में शायद प्रोडक्ट ऐसा हो। ज़रूरी तो नहीं है कि उसका प्रोडक्ट बुरा हो, लेकिन जो लोग जलते हैं वो फिर प्रोडक्ट्स भी इस तरह से गिराते हैं, प्रोडक्ट्स की भी वैल्यू गिराते हैं। मेरे साथ भी एक दफ़ा हुआ कि एक टीचर थी, मुझसे जल गई, उसने मेरे यूट्यूब के कमेंट पे आगे इस तरह के कमेंट स्टार्ट कर दिए। मैं हैरान, मैंने कहा इसको क्या हुआ। अच्छा, पहले मुझे लगा मेरा कोई स्टूडेंट कर रहा है, बट मेरा स्टूडेंट जितना मर्जी भी मेरे नोट्स में जो भी इशू हो मुझसे डायरेक्ट डिस्कस करता है। कभी अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई नोट्स में, अल्हम्दुलिल्लाह पासिंग रेशियो भी सबसे हाईएस्ट है। अब जिस पर्सन ने मेरे यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट किया वो खुद भी टीचर था, वो भी फीमेल टीचर, मैंने नाम नहीं लेना, बट फिर भी होता है, ये करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए तो इस तरह से भी प्रोडक्ट्स पे भी एकदम आप एक बंदे के कमेंट पे एकदम से भरोसा भी ना किया करें। और मैं ये भी नहीं कहती कि बिल्कुल ना भरोसा किया करें, बट होते हैं कुछ लोग ऐसे जो जलन की वजह से किसी के प्रोडक्ट्स पे या किसी के काम में घुसते हैं और नीचे जाके कमेंट्स करते हैं ताकि लोग उन कमेंट्स को और प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ को रीड करें, ताकि अगले बंदे आगे ख़रीदें ही ना जब उनको नेगेटिव कमेंट्स इस तरह से दिखेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे स्टूडेंट्स बड़े अच्छे हैं, सारे ही आके एक पॉजिटिव कमेंट करते हैं। कोई 1000 में से कोई एक बंदा ऐसा होता है जो बेइज्जती करता है, जो जलता हो, या जलन की वजह से नॉर्मली लोग करते हैं, वरना कोई रीज़न बनता नहीं है कि खाम खा किसी के कमेंट सेक्शन में जाके उनकी बेइज्जती करो। अच्छा, अब आता है हमारे पास पनिशमेंट ऑफ डिफेमेशन। अच्छा, पनिशमेंट क्या मिलती है, यानी कि क्या सज़ाएं मिलती हैं ऐसे लोगों को जो डिफेमेशन करते हैं। तो पीपीसी के 500 के सेक्शन के अकॉर्डिंग इनको 2 साल की जेल होती है, इनको फ़ाइन भी देना पड़ सकता है। देखें, 2 चीज़ें होती हैं, या तो वो फ़ाइन दे दें ज़्यादा सारा, 2 साल की जेल से बच जाएंगे। अगर वो फ़ाइन अफोर्ड नहीं कर सकते तो 2 साल के लिए जेल में रहें। और कुछ लोगों को तो इससे भी ज़्यादा पनिशमेंट मिलती है कि 2 साल की जेल भी मिल जाती है, साथ में उनको फ़ाइन भी देना पड़ता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 500 पीपीसी। अब अगर आपने वाकई में किसी की डिफेमेशन की है, ख़ुद को आप कैसे बचा सकते हो, यानी कि आपने ही डिफेमेशन की है, आप अपने आप को कानून से कैसे बचा सकते हो। आप कह सकते हो कि मैंने जो बातें उस बंदे के बारे में बोली हैं सच्ची बोली हैं, तो आपसे कोई पैसे नहीं मांगेगा डिफेमेशन करने के, यानी कि आपने किसी की इज़्ज़त ख़राब की है, कोर्ट अगर आपको कहती है कि आप पैसे दें, आप कोर्ट को कह सकते हैं कि ये जो भी बातें मैंने इस पर्सन के लिए बोली हैं वो सारी सच्ची थी, वहाँ पे आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। फिर आता है फेयर कमेंट, हॉनेस्ट ओपिनियन ऑन अ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, कि आप किसी बंदे की प्रोडक्ट पे या किसी के घर पे जो बातें बोली हैं आपने, वो ईमानदारी से सही बात बोली हैं, तो फिर आप पे कोई डिफेमेशन का केस नहीं हो। अब देखें ना, एक बंदे के बारे में आपने कोई बात बोल ली है ये बताने के लिए कि बाकी लोग मोहतात रहें से, जैसे कि एक बंदा है आपके कॉलेज में या आपके ऑफिस में जो ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है, हर बंदे को जो है बुरा फील कराता है, गुस्सा दिलवा देता है अगलों को, आप उसके बारे में सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं ताकि बाकी लोग इससे मोहतात रहें। तो आपने अच्छी इंटेंशन से ही उसके बारे में अगलों को ये बात फैलाई ताकि अगले लोग इससे बात करते वक्त मोहतात रहें। लेकिन जिस बंदे के बारे में आपने ये सब कहा वो आगे से खफा हो गया, वो कहता है आपने तो उसकी डिफेमेशन कर दी है, तो कोर्ट फिर आपसे पूछेगी कि आपने इसके बारे में ऐसी बात क्यों कही। आप कोर्ट को कह सकते हैं कि बाकी लोग इसके साथ सही से बिहेव करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये बंदा आगे से कुछ भी कह सकता है, तो इसका फ़ायदे के लिए और बाकियों के फ़ायदे के लिए मैंने इसके बारे में ये बात फैलाई कि ये बंदा गुस्सा कर सकता है, ऐसा से रिएक्ट कर सकता है, तो आपने इसके साथ इस तरह से बात करनी है। तो अगर इस तरह से आप बात कर लें कोर्ट को, तो कोर्ट फिर आप पे डिफेमेशन का केस आपसे हटवा देगी। लेकिन अगर कोर्ट को पता चल गया कि आपने इस बंदे की इज़्ज़त कोई बदला लेने के लिए किया है या इसकी रेपुटेशन ख़राब करने के लिए की है और प्रूफ हो जाए, तो फिर आपको पैसे देने पड़ेंगे या फिर जेल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फेयर कमेंट का यही मतलब है कि आपने किसी बंदे के बारे में जो बात बोली है सच्ची बोली है या कोई ऐसी बात बोली है ताकि अगले लोग जो हैं इससे बच के रहें और बाकी लोग जो है इसके साथ रिस्पेक्टफुली चलें और रिस्पेक्टफुली रहें। जैसे होता है ना, एक बंदे ज़हनी तौर पर ठीक नहीं है तो उसको डील कैसे करना है उसके बारे में आप लोगों को बता रहे हो कि ये थोड़ा गुस्से वाला है, तो उसके साथ सही से बात करो आराम से। इस बात पे कोई बुरी बात नहीं है कि आप अगलों को भी मोहतात कर रहे हो उसके बारे में। यहाँ आप रेपुटेशन नहीं ख़राब करें बल्कि ईमानदारी से बिहेव करे हो। लेकिन जहाँ रेपुटेशन ख़राब होने वाली बात आ जाए या जहाँ पे
क्या उसको कहते हैं, रिवेंज बदले की वजह बन जाए, डेफेमेशन करने की वजह सिर्फ बदला हो, तो फिर वहाँ पे फ़ाइन भी बनेगा, वहाँ 2 साल की जेल भी होगी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं रिक्वायरमेंट्स में ये लिखना है, पब्लिक इशू ओपिनियन और फॉल्स फैक्ट मेड ऑनेस्टली विदाउट मलाइस। इसका मतलब ये है कि आपने एक पर्सन के बारे में कोई बात फैलाई है, तो आप इसलिए फैला रहे हो ताकि जो पब्लिक है, पब्लिक के लोग इस बंदे से बच के रहें। अगर वाकई में उस बंदे में वो ख़राबी है तो फिर आप उसके बारे में ये बात फैला सकते हो कि मैंने इस बंदे के बारे में जो बातें बोली वो सच्ची थी, ताकि पब्लिक के लोग इससे बच के रहें। जैसे कि इसके आसान एग्जांपल दे सकती हूँ कि एक बंदा फ्रॉड करता है, वो अपने आप का रूप बदल के सबको दिखा रहा है कि मैं तो बड़ा अच्छा हूँ, ईमानदार हूँ, लेकिन आपको पता है वो फ्रॉड करता है, और यही बात आप सारों को शेयर कर रहे हो कि ये फ्रॉड करता है, ये पैसे लेके भाग जाता है, ये सच है। तो आप सच जब शेयर कर रहे हो, इस बात पे वो तंग हो रहा है कि आप इसके बारे में बता रहे हो कि ये फ्रॉड करता है, तो आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए ये बता रहे हो कि ये बंदा इस तरह से कर रहा है। तो ये एक पब्लिक इशू बन गया ना, ये तो एक प्राइवेट चीज़ नहीं रही, आप पब्लिक को बचाना चाह रहे हो इस बंदे से, तो वहाँ पे आप बच सकते हो। यानी कि अगर ये बंदा आपको कोर्ट ले जाता है तो कोर्ट में आप कह सकते हो कि ये बंदा वाकई में फ़्रॉड करता है, इसलिए दूसरों को बचाने के लिए मैंने इसके बारे में डिफेमेशन नहीं किया, बल्कि एक हकीकत बताई कि ये बंदा इस तरह से करता है। वहाँ आप बच जाओगे और कोर्ट भी आपको रिहा कर देगी। फिर आता है ओपिनियन का मतलब है मशवरा देना, यानी कि अगर आप किसी बंदे से किसी के बारे में कोई ओपिनियन दे रहे हो, जैसे कि अब इसकी आसान एग्जांपल दे सकती हूँ, यहाँ अली खड़ा हुआ है, यहाँ अहमद खड़ा हुआ है, सही है, अली और अहमद खड़े हुए हैं, आपस में बातें कर रहे हैं, किसके बारे में, मरियम के बारे में। अब मरियम के चेहरे पे काले से निशान थे, जैसे कि मारपीट लगने के बाद, चोट लगने के बाद निशान पड़ते हैं, तो दोनों मर्दों ने मरियम के चेहरे पे निशान पड़ा हुआ देखा, तो दोनों में से एक ने कहा, अली ने कहा, क्या पता इसका हस्बैंड मारता हो, यानी कि अली अहमद से कह रहा है क्या पता मरियम का हस्बैंड उसको मारता हो। सिर्फ यहाँ पे अली का क्या कर रहा है, ओपिनियन दे रहा है, एक तरह का मशवरा दे रहा है। तो ओपिनियन देने को आप डिफॉर्मेशन नहीं कहते। अगर अली की ओपिनियन देने से किसी भी रीज़न से मरियम के हस्बैंड को लोग बुरा समझना शुरू हो जाएं, तो यहाँ पे अली का कसूर नहीं है, अली ने तो सिर्फ एक मशवरा दी है। तो अगर मशवरा आपने सिर्फ दिया था और आपका कोई इरादा नहीं था कि मरियम के हस्बैंड की इज़्ज़त ख़राब करने की, आपने जस्ट मशवरा दी है, तो वहाँ पे भी आप बच जाओगे। सही है। मेड ऑनेस्टली एंड विदाउट मलाइस, कि आपने जो भी मशवरा दिया हो या जो भी बात फैलाई हो इस पर्सन की, वो अपने ईमानदारी से फैलाई हो। ईमानदारी का मतलब ये नहीं है कि आप बदला लेना चाह रहे हो और बदले में आपने ईमानदारी से सारे बंदों को सच इस उल्टी सीधी बातें बता दी, उसकी ये चीज़ नहीं मैं कह रही। ईमानदारी का मतलब ये है कि आपको पता है ये बंदा फ्रॉडिया है, अगर मैंने इसके बारे में दूसरों को नहीं बताया तो इसने बाकियों के साथ भी फ्रॉड करना है, तभी आप अगलों को इसकी हकीकत बता रहे हो कि ये इस तरह का बंदा है, तो आप इससे बच के रहें। बाकी दोस्ती आप रख सकते हैं, लेकिन इसमें ये कमियां हैं, ये फ्रॉड कर सकता है, पैसे लेके गायब हो जाता है, तो आप जो हैं ये चीज़ ना करें, इसको पैसे ना दें। ठीक है। तो यही बात यहाँ बताएगी है कि आप लोगों को इसके बारे में जो बता रहे हैं ईमानदारी से बता रहे हो, अगलों की हिफाजत के लिए, और आपके दिल में कोई भी मलाइस ना हो। मलाइस का चैप्टर आप लाजमी मेरा देख लीजिएगा, उसमें मलाइस आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। टॉट का एक चैप्टर है मलाइस का, बहुत अच्छा है, रीज़नेबल है, तो वहाँ से जाके आपको अच्छे से मलाइस समझ आ जाएगा। यहाँ नहीं पढ़ाती क्योंकि थोड़ा डीप होगा, वहीं से समझ आएगी। अच्छा, अब आता है प्रिविलेजेस का मतलब है कि ऐसे लोग जो किसी की इज़्ज़त ख़राब करते हैं वो अपने आप को बचा कैसे सकते हैं। यानी कि उस किसी ने अगर डिफेमेशन कर दी, मिसाल के तौर पे इज़्ज़त ख़राब कर दी, तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा कि उसने इज़्ज़त ख़राब कर दी है। तो इस तरह से बचा सकता है कि इनके पास प्रिविलेज प्रोटेक्ट सर्टेन स्टेटमेंट फ्रॉम डिफेमेशन क्लेम। अब यहाँ पे हम पहले प्रिविलेजेस के बारे में समझते हैं। यहाँ पे 2 तरह की प्रिविलेजेस हैं, एक है एब्सोल्यूट प्रिविलेज, दूसरी है क्वालिफाइड प्रिविलेजेस। ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरह की प्रिविलेजेस हैं, इनके बारे में हम जानते हैं। प्रिविलेजेस का मतलब ये है कि आपके पास आज़ादी है कि आप किसी भी बंदे को जलील कर सकते हो, सोशल मीडिया पे बैठ के उसके बारे में झूठी बातें बोल सकते हो। ये आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी खुद ही मिली है। ठीक है। अब कैसे मिलती है वो बात अब हम जानेंगे। पहले है एब्सोल्यूट प्रिविलेज, कंप्लीट प्रोटेक्शन इवन इफ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स। ठीक है। तो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स, communications between husband and wife, military proceedings, parliamentary speeches,
ऑफिशियल गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस। प्रिविलेजेस के बारे में थोड़ा आपको बता दूं, इसमें ये बात बोली जा रही है कि आप कोर्ट के अंदर या हस्बैंड एंड वाइफ के बीच जो बातें होती हैं, या फिर मिलिट्री की प्रोसीडिंग्स, या पार्लियामेंट के अंदर जो स्पीचेस होती हैं, या गवर्नमेंट के लोग आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं, इन सिचुएशंस में अगर डिफेमेशन की जा रही है, फॉल्स स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं, यहाँ पे कोर्ट में इनको नहीं लेके जाया जाएगा। यहाँ पे एक तरह की प्रिविलेजेस है। प्रिविलेजेस मीन्स फ़ायदा। अब आता है हमारे पास क्वालिफाइड प्रिविलेजेस। क्वालिफाइड प्रिविलेजेस में आपको बताया गया है प्रोटेक्शंस ओनली व्हेन मेड ऑनेस्टली एंड इन गुड फेथ, कि अगर आपने किसी की डिफेमेशन की है और आपको तभी इसमें आप तभी बच सकते हैं अगर आप ये कह दें कि मैंने जो भी डिफेमेशन की है वो बहुत ईमानदारी से की है, एक गलत इरादा मेरा नहीं था, मेरी नीयत साफ़ थी। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी रखी गई हैं, बिलीव्ड टू बी ट्रू, कि आपने जो बात भी उस पर्सन के लिए बोली है वो सारी ट्रू है, उसमें झूठ कोई नहीं है, और कोई मकसद था बताने का उसके बारे में, और इस चीज़ के पीछे कोई मलेशियस इंटेंशन ना हो। अब आता है एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स में आता है मोरल, लीगल एंड मोरल ड्यूटी कम्युनिकेशन, यानी कि एक इंसान अपनी ड्यूटी निभा रहा है और एक पर्सन के बारे में एक सच बता रहा है आपको। अब वहाँ पे डिफेमेशन हो रही है तो वो चीज़ गलत नहीं होगी कंसिडर, और ना ही आप उस पर्सन को कोर्ट लेके जा सकेंगे डिफेमेशन के लिए, क्योंकि उस पर्सन ने ऑनेस्टी शो की और ट्रू स्टेटमेंट आपके बारे में दी सबको, तो वहाँ पे वो अपनी ड्यूटी निभा रहा है। वो कोशिश कर रहा है कि प्रोटेक्शन दे सोसाइटी को। सपोज एक पर्सन जो है वो फ्रॉड करता है और ये बंदा सबको बता रहा है, और ये बंदा कोशिश कर रहा है कि सारों को बताए कि ये पर्सन फ्रॉड कर रहा है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, यहाँ पे ये सारे लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में इस बंदे को डिफेमेशन के लिए कोर्ट कोई सज़ा नहीं देगी, क्योंकि यहाँ पे ये पब्लिक की प्रोटेक्शन और पब्लिक के फ़ायदे के लिए एक स्टेटमेंट और किसी इंसान के बारे में कुछ बता रहा है। फिर रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट्स एंड पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, और पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग और कोर्ट के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स दी जाएं उधर भी सब कुछ ऑनेस्टी के साथ हो, यानी कि कोई भी स्टेटमेंट जो आप कोर्ट में दो तो वहाँ पे भी उसी तरह ईमानदारी के साथ आप स्टेटमेंट दें। फिर आता है अपॉलॉजी बाय न्यूज़पेपर। अगर न्यूज़पेपर के थ्रू किसी बंदे की डिफेमेशन हो जाए, यानी कि न्यूज़पेपर वाले किसी पर्सन के बारे में फॉल्स या झूठी खबर डाल दें, तो न्यूज़पेपर के अंदर ही न्यूज़पेपर वाले अपॉलॉजी भी कर सकते हैं। जिन लोगों ने पब्लिश की थी किसी पर्सन के बारे में कुछ गलत बात, तो उसी तरह से ही वो अपॉलॉजी भी, माफ़ी भी पब्लिश कर सकते हैं और उस पर्सन को कंपनसेशन भी ऑफ़र कर सकते हैं। कंपनसेशन का मतलब है कि जिस पर्सन की उन्होंने इज़्ज़त ख़राब की उसको पैसे भी दे सकते हैं। पैसे देने को हम कहते हैं कंपनसेशन करना। और अगर वो पर्सन जिसकी रेपुटेशन ख़राब हुई इस डिफेमेशन करने से, जब उसको ये पैसे वाली कंपनसेशन अगर सही लगी और वो माफ़ करने के लिए तैयार हो गया, तो ये डिस्प्यूट अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा इनके बीच। यानी कि किसी न्यूज़पेपर के पर्सन की वजह से किसी बंदे की अगर इज़्ज़त ख़राब हुई है और वो पर्सन जो है कोर्ट में चला जाता है और न्यूज़पेपर वाले माफ़ी भी मांग लेते हैं उससे इस चीज़ पे और पैसे भी ऑफ़र करते हैं, और इस चीज़ से अगर मसला सेटल हो जाए तो अपने आप डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा। फिर आता है रेमेडीज़ फॉर डिफेमेशन। रेमेडीज़ का मतलब ये है कि अगर आपने किसी की रिप्यूट ख़राब कर दी है, डिफेम कर दिया है, तो इसका हल क्या निकलेगा? इसका हल यही है कि आपने अगर रेप्यूट ख़राब किया है तो आप फिर कंपनसेशन देंगे, यानी कि पैसे देंगे उस पर्सन को जिसकी रेपुटेशन ख़राब हुई। अगर ये बात क्रिमिनल रेमेडी में आ जाए, यानी कि क्रिमिनल लेवल पे आए, तो फिर उस पर्सन को जिसने डिफेमेशन की है उसको पनिश किया जाएगा। पनिश कैसे किया जाएगा? या तो बहुत हैवी फ़ाइन उस पर लगेगा और जेल में भी उस पर्सन को डाला जाएगा। जैसे आपको ऊपर 500 PPC के सेक्शन में बताया गया था कि जो भी पर्सन डिफेमेशन करेगा उसको 2 साल की जेल होगी, तो यहाँ पे भी वो चीज़ अप्लाई हो सकती है। फिर आता है इंजंक्शन। इंजंक्शन का मतलब है किसी इंसान को रोकना। ये इंजंक्शन का ऑर्डर कौन पास कर सकता है? कोर्ट के पास ही ये पावर होती है कि वो इंजंक्शन करा सके। इसका मतलब ये है कि एक पर्सन लगातार अगर किसी पर्सन को डिफेम कर रहा है और वो रुक नहीं रहा, तो कोर्ट की मदद से आप उस पर्सन के ऊपर डिफेमेशन का ऑर्डर पास करवा के उसको रुकवा सकते हैं। फिर आता है डिफरेंस बिटवीन लिबल एंड स्लैंडर।
लेबल होता है रिटन फॉर्म में, इसको प्रिंट किया जा सकता है। सिलेंडर स्पोकन होता है। परमानेंट फॉर्म, लेबल जो है परमानेंट रहता है। सिलेंडर ज़ाहिर है एक बात मुंह से बोली जाती है तो वो परमानेंट नहीं रहती, आर्जी होती है। लेबल की खासियत ये है कि ये काफ़ी सीरियस होता है क्योंकि कंसिस्टेंटली लगातार लोग आपके बारे में जानते रहते हैं, क्योंकि एक चीज़ प्रिंट हो जाती है वो लगातार महफूज रहती है। सिलेंडर इतना सीरियस इसलिए नहीं है क्योंकि एक बंदा उसने आपके बारे में गलत बात बोली, फिर उसके बाद 5-6 साल 10 साल गुजर गए, वो पर्सन भी दुनिया में अगर नहीं रहा तो अपने आप ही आपकी बताई हुई बातें भी उस हिसाब से ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन लेबल में ऐसा नहीं होता। लेबल में जो चीज़ एक दफ़ा लिख दी जाए वो फिर काफ़ी वक्त तक वैसी ही रहती है। डैमेज प्रिज्यूम्ड, यानी कि लेबल में क्या होता है, डैमेज प्रिज्यूम का मतलब है लेबल जिसने किया होता है तो सारे लोग मानते ही हैं कि वाकई में डैमेज हुआ होगा। लेकिन सिलेंडर में ऐसा नहीं होता। सिलेंडर में आपको प्रूव करना होता है कि वाकई में किसी बंदे के डिफेमेशन सिलेंडर के थ्रू करने से वाकई में डैमेज हुआ है। फिर आता है प्लान्ड पब्लिकेशन। जो लेबल है वो आमतौर पे प्लानिंग के साथ मार्केटिंग की जाती है किसी पर्सन की डिफेमेशन की। लेकिन जो सिलेंडर है वो अचानक से होता है कि अचानक से कोई बंदा उठ के आके गलत बातें बोलने लगता है, वो भी झूठी। फिर आता है एक्सेप्शंस टू डिफेमेशन। एक्सेप्शन का मतलब ये है कि अगर आपने किसी को डिफेम कर दिया है और आपको कोई कोर्ट में ले जाता है इस बात पे, तो आप अपने आप को बचा कैसे सकते हो, तो बचाने के तरीके यहाँ पे बताए गए हैं। पहला है, अच्छा ये तमाम चीज़ें जो यहाँ मेंशन्ड हैं ये ऑलरेडी सेक्शन 499 पीपीसी में भी बताई गई हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली हेडिंग आती है ट्रूथ फॉर पब्लिक गुड, कि आपने जिस भी पर्सन के बारे में जो बात बोली है वो ट्रुथ है, उसमें कोई झूठ नहीं है, और जो भी बात आपने बोली है पब्लिक के फ़ायदे के लिए बोली है। इसकी बेस्ट एग्जांपल हम ये कर सकते हैं कि आप किसी पर्सन को कहते हैं कि ये बंदा फ्रॉड करता है और उसने वाकई में किया हो, और आपने जो कुछ भी उसके बारे में बताया है पब्लिक के फ़ायदे के लिए ही बताया है ताकि हर इंसान इससे बच के रहे। फिर आता है पब्लिक कंडक्ट ऑफ पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट कोई चीज़ सही ना करे तो आम पब्लिक उस पब्लिक सर्वेंट के ऊपर डिफरेंट ओपिनियन भी दे सकते हैं कि इस गवर्नमेंट के ऑफिसर ने ये चीज़ सही नहीं की, तो वहाँ पे भी डिफेमेशन जो आम पब्लिक कर रही है उस ऑफिसर के ऊपर, तो वहाँ पे भी इस चीज़ को गलत नहीं माना जाएगा। कंडक्ट रिगार्डिंग पब्लिक क्वेश्चंस, कि अगर आम पब्लिक इश्यूज़ के ऊपर कमेंट्स कर रही है तो उस चीज़ को भी डिफेमेशन नहीं कहते। रिपोर्ट्स ऑफ कोर्ट्स प्रोसीडिंग, कि कोर्ट्स की प्रोसीडिंग के ऊपर जो भी रिपोर्टिंग की जाए उसमें अगर डिफेमेशन हो जाए तो डिफेमेशन वहाँ पे भी आपको सज़ा इसलिए नहीं मिलेगी कि आपने जो भी उस कोर्ट प्रोसीडिंग के ऊपर जो रिपोर्ट तैयार की है उसको फेयर तरीके से तैयार की है और हर चीज़ जो आपने बताई है वो सही है। फिर आता है मेरिट्स ऑफ डिसाइडेड केसेस, कि जो केस ऑलरेडी कोर्ट में डिसाइड हो जाएं उसके ऊपर अगर आप कोई ओपिनियन दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, तो उस जगह पे भी डिफेमेशन अगर आप कर देते हैं तो इस चीज़ को गलत नहीं माना जाएगा। फिर आता है मेरिट्स ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस। कोई पर्सन अगर कोई बुक लिखता है, कोई स्पीच देता है या कोई फ़िल्म बनाता है, ऐसी चीज़ों पे लोग अगर क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, कोई बात बोल रहे हैं कि ये चीज़ सही नहीं है इस बुक की या ये चीज़ सही नहीं थी इस फिल्म की, तो यहाँ पे भी डिफेमेशन नहीं हो रही। तो यहाँ पे भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि अगर आप किसी बुक राइटर या किसी स्पीच या फिल्म पे अगर डिफेमेशन यानी कि क्रिटिसिज्म कर देते हैं तो इस जगह की हुई क्रिटिसिज्म को डिफेमेशन नहीं माना जाएगा। फिर आता है सेंसर बाय अथॉरिटी। लॉफुल क्रिटिसिज्म बाय अ पर्सन इन अथॉरिटी, कह रहे हैं कि एक पर्सन जो अथॉरिटी में यानी कि जिसके पास पावर है वो अगर लॉ की मदद लेके क्रिटिसिज्म कर रहा है किसी बात पे, तो उस जगह पे भी जो क्रिटिसिज्म वो कर रहा है किसी की अगर वहाँ पे डिफेमेशन हो रही है तो वहाँ पे उस पर्सन को सज़ा नहीं मिलेगी क्योंकि उसको लॉ की तरफ से ये इजाज़त है। फिर आगे आते हैं एक्यूजेशन टू अथॉराइज्ड पर्सन, कंप्लेंट मेड टू दी लॉफुल अथॉरिटी, यानी कि अगर आप किसी इदारे में बैठे हुए बंदे को किसी की शिकायत कर रहे हैं, जो मतलब कोई भी शिकायत हो सकती है, जैसे कि आपके एरिया में पानी नहीं आ रहा और कोई भी मसला हो सकता है, उधर अगर आप डिफेमेशन कर दें किसी की, मतलब किसी के बारे में गलत बोल दें, झूठी बात बोल दें, गुस्से में फ्रस्ट्रेशन में कंप्लेंट करते हुए, तो वहाँ पे भी आपको माफ़ कर दिया जाएगा, उधर भी
फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको पकड़ा नहीं जाएगा कि आपने कंप्लेंट करते हुए डिफेमेशन की, वहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आगे आता है प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट, स्टेटमेंट्स मेड टू प्रोटेक्ट वंस ओन और अनदर्स इंटरेस्ट। ये यहाँ पे ये बताया गया कि आप अपनी हिफाजत के लिए किसी के बारे में आपने कोई स्टेटमेंट बोली या किसी और को बचाने के लिए आपने इस पर्सन के बारे में कुछ स्टेटमेंट बोली जो झूठी है लेकिन किसी को बचाने के लिए किया था इस तरह से, तो वहाँ पे भी आपको एज सच आपसे फ़ाइन नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आपने इसलिए ये झूठ बोला, किसी के बारे में स्टेटमेंट झूठी दी कि अगले की इज़्ज़त ख़राब हो और उससे बदला लेने के लिए किया, फिर तो आप बच नहीं सकते, फिर तो आपको पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देनी पड़ेगी उस बंदे को जिसकी इज़्ज़त ख़राब की गई है। कॉशन इन गुड फेथ, इसका मतलब ये है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, वार्निंग गिवन ऑनेस्टली फॉर अनदर्स बेनिफिट। अच्छा, यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आप एक पर्सन को वार्न कर रहे हो कुछ बता के किसी के बारे में, तो वहाँ अगर आप वार्न करते हुए कोई ऐसी बात बोल देते हो जिससे लग रहा है कि आपने उसकी डिफेमेशन की है, बट हकीकत में आप उस बंदे को वार्न कर रहे हो कि ये बंदा इस तरह का है, ये मेंटली थोड़ा सा इस तरह से है, आपने इसके साथ थोड़ा बात करते हुए गुस्सा नहीं करना। अब यहाँ पे आप अगले बंदे के सामने उसकी बेइज्जती नहीं कर रहे, बल्कि उसके बारे में कुछ ऐसी बातें अगलों को बता रहे हो कि अगले बंदे मोहतात रहें बात करते हुए उसके साथ, ताकि किसी का नुकसान ना हो। सही है, तो इस तरह से यहाँ बात लेके। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपने आखिरी पॉइंट्स पे, वो है थ्रेट्स टू रेपुटेशन ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन। डिसीज्ड मीन्स जो बंदा अभी अभी फोत हुआ हो। अब जो बंदा अभी अभी फोत हुआ हो, जो ज़िंदा ही नहीं है, क्या उसकी भी इज़्ज़त ख़राब होती है डिफेमेशन से? तो इसके बारे में सेक्शन 503 पीपीसी में बताया गया है। इस 503 क्रिमिनल इंटिमिडेशन का ये पोर्शन है। इसमें ये लिखा है, थ्रेटनिंग टू injure the reputation of a deceased person in whom the threatened person is interested amounts to criminal intimidation. The lawful protection such as reputation when the threat is intended to cause alarm or compel a person against। अच्छा, अगली लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट लाइन में बताया क्या गया है। फर्स्ट लाइन में वो कह रहे हैं, सबसे पहले हम क्रिमिनल इंटिमिडेशन समझते हैं ये होता है क्या। ये आप लोगों का एक अगला चैप्टर भी है, इसका मैं लिंक यहाँ टॉप पे लगा देती हूँ, इसकी पूरी वीडियो है इस पूरे चैप्टर की, वहाँ जाके देख लीजिएगा। अच्छा, क्रिमिनल इंटिमिडेशन का मतलब ये है किसी बंदे को जानबूझ के डराना कि हम तुम्हारा नुकसान कर देंगे। वो नुकसान कुछ भी हो सकता है, उसकी इज़्ज़त ख़राब करना, उसके घर में घुस जाना या किसी भी शक्ल में नुकसान करना, ठीक है। और अगले बंदे को ये धमकी देना कि वो डर जाए आपकी धमकियों से। सही है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आप एक बंदे को धमकी दे रहे हो कि जो बंदा अभी अभी मरा है तुम्हारे घर का, मैं उसकी इज़्ज़त ख़राब कर दूंगा। अब ज़ाहिर है जो बंदा मरा है, अब उसको क्या असर पड़ेगा, वो तो फोत हो गया। इसका असर किसको जाएगा? उसकी फैमिली को। यानी कि अगर खुदा ना करे कोई मरा हुआ बंदा है, उसके ऊपर कोई बंदा टारगेट करके कह रहा है कि ये बंदा, मतलब आपको आके कहता है कि हम आपके मरे हुए बंदे को इस तरह से उसकी इज़्ज़त ख़राब करेंगे, तो असर आप पे होगा ना। आप प्यार करते हो, चाहे वो मरा वो बंदा कोई भी हो सकता है, वो फादर भी हो सकते हैं किसी का भाई हो सकता है, किसी का शोहर हो सकता है, या लेडीज़ में से कोई फीमेल हो सकती है, कोई भी के किसी की बेटी, माँ, बहन, कोई भी हो सकती है। तो ज़ाहिर है आपके करीब होते हैं, आपके क्लोज होते हैं वो लोग जो दुनिया से चले गए, और उसी की ही इज़्ज़त ख़राब करने के लिए भी कोई आएगा तो आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा, आपको बुरा नहीं लगेगा। यही चीज़ हमें यहाँ पे बताई गई है कि इस सेक्शन पीपीसी 503 के अकॉर्डिंग कोई भी बंदा मरे हुए बंदे को भी अगर थ्रेट करने की कोशिश करे कि हम जो है इसकी इज़्ज़त ख़राब करेंगे, आप उसको भी इस बेस पे जेल में डलवा सकते हो कि ये जो है इज़्ज़त ख़राब करने की कोशिश करे, तो ये भी एक क्राइम है। अगली लाइन लिखी है यहाँ पे, द लॉ प्रोटेक्ट सच रेपुटेशंस, के लॉ ऐसे लोगों की भी रेपुटेशन की हिफाजत करता है, चाहे वो बंदा ज़िंदा हो चाहे वो मरा हो। ठीक है, इसका ये इस पूरी स्टेटमेंट से हमें ये सीखने को मिला, चाहे एक इंसान ज़िंदा है चाहे एक इंसान मर चुका है, कानून दोनों लोगों की मदद करने के लिए आगे आ जाता है कि आप किसी की इज़्ज़त ख़राब नहीं कर सकते। अब हम कंक्लूजन जो आगे, इसमें हमने सारा कुछ वही लिखना है जो हमने ऊपर पढ़ा है, वही आपने शॉर्ट करके इसमें लिखना है। होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छा लगा है ये सारा कंटेंट तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने क्लासमेट्स को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये टॉपिक बहुत आसानी से समझ आ जाए सारा का सारा।